नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्लेटो को समझेंगे। आज हम लोग ये समझेंगे कि प्लेटो आखिर कैसे एक महान दार्शनिक बने, उनके दिमाग में कैसे एक महान दार्शनिक का विचार आई एवं उनके अनुसार आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब था। दोस्तों, ये पूरे वीडियो आप ध्यान से देखें, आपको सारी बातें बहुत आसानी से इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर देखें, ही वॉज बॉर्न इन एथेंस इन 427 बीसी, यानी उनका जन्म एथेंस में 427 बीसी 427 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 427 साल पहले हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट वन, हिज ओरिजिनल नेम वाज अरिस्टोक्लीस। दोस्तों, ये बड़ा दिलचस्प है कि उसका ओरिजिनल नेम प्लेटो नहीं था, बल्कि उनका ओरिजिनल नेम एरिस्टोक्लीस था। दोस्तों, ये प्लेटो नेम आखिर आया कहाँ से? तब द नेम प्लेटो वाज गिवन बाय हिज एक्सरसाइज टीचर विच मीन्स ब्रोड सोल्जर। क्योंकि जब ये अपने स्कूल में पढ़ते थे दोस्तों, तो वहाँ पर इनके व्यायाम शिक्षक जो थे वो इनके चौड़े कंधे यानी प्लेटो के चौड़े चौड़े कंधे एवं इनके हट्टे कट्टे शरीर को देखकर इनका नाम प्लेटोन रखा था। दोस्तों, और वो प्लेटोन शब्द धीरे 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 ट्रांसफर होके प्लेटो का रूप ले लिया। दोस्तों, ये और आज तक उससे उन्हें हम प्लेटो के नाम से ही जानते हैं। अब नेक्स्ट वन है, ही वॉज डिसिपल ऑफ सोक्रेट एंड टीचर ऑफ एरिस्टोटल। वेरी इंपॉर्टेंट इज, इनके पहले जो इनके गुरु थे, यानी कि इनके गुरु कौन थे दोस्तों? सुकरात। एवं इनके शिष्य कौन रहे? एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। दोस्तों, किन्हें? एरिस्टोटल को, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। दोस्तों, क्योंकि एरिस्टोटल ने ही सबसे पहले क्या किया? राजनीतिक विज्ञान का क्रमबद्ध साइंटिफिक स्टडी किया था। दोस्तों, नेक्स्ट वन, ही इज नोन एज फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर। तो प्लेटो को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लेटो को सबसे पहला पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन करने वाले दार्शनिक के तौर पे देखा जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग अब लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लेटो के बारे में पढ़ें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही बिलोंग्स फ्रॉम ए पॉलिटिकल फैमिली, मतलब उनकी परिवार पहले से राजनीति में भाग लेती रही थी। ये बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि प्लेटो शुरू शुरू में राजनीति में उतरकर नेता के तौर पर अपने काम करना चाहते थे। दोस्तों, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो नेता तो नहीं बन सके, लेकिन वो एक फिलोसफर अवश्य बन गए। उसको हम लोग समझेंगे। इन अर्ली डेज ही ऑल्सो वांटेड टू बिकम ए पॉलिटिशियन। ही हैड सीन द ब्लडी वॉर ऑफ पेलोपोनेसिया बिटवीन स्पार्टा एंड एथेंस। आपको दोस्तों पता है कि स्पार्टा और एथेंस दो आदर्श नगर राज्य थे प्राचीन यूनान के, और ये दोनों के मध्य 430 से 400 बीसी के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। इस पे एक बड़ा दिलचस्प मूवी भी है, 300, जो एक हॉलीवुड मूवी है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद इस युद्ध में आखिर हुआ क्या? इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? क्योंकि एथेंस में इस समय प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था थी, और इस समय एथेंस में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट यानी हराया कौन था दोस्तों? यानी कि स्पार्टा एथेंस पर आक्रमण करके यहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था समाप्त करके यहाँ पे 30 टायरेंट्स यानी 3 निरंकुश क्रूर शासक का शासन स्थापित किया था। दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इन दिस वार एथेंस फेस्ड ह्यूज डिफीट एंड डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज प्रजातंत्र। दोस्तों, ही ऑल्सो सीन द सिस्टम बेस्ड ऑन लॉटरी सिस्टम। ये बड़ा दिलचस्प है कि प्राचीन यूनान के एथेंस में जो वहाँ पे जो लीडर चुने जाते थे, कभी कभी उनका चुनाव लॉटरी व्यवस्था पे भी हो जाता था। दोस्तों, तो ये बड़ा जिगजैग रूल था, मतलब अजब ही टाइप का रूल था। यही कारण है कि प्लेटो कभी भी इससे सहमत नहीं हुए। नेक्स्ट वन है, ही ऑल्सो फेस्ड द डेथ ऑफ हिज टीचर गुरु, दैट इज सुकरात, बाय गिविंग पॉइजन बाय टैरेंट्स। आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर स्पार्टा के लोग यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था समाप्त करके टायरेंट्स यानी निरंकुशता की शासन स्थापना की थी। और इस पर जब उनके गुरु यानी सुकरात ने जब विरोध किया तो उन्हें विष देकर मार दिया गया था। दोस्तों, अब जब किसी से जब किसी शिष्य को उनके प्रिय गुरु को इस तरह से मार दिया जाए, इसका मतलब उनके शिष्य प्लेटो वो पूरी तरह से टूट चुके थे। दोस्तों, पूरी तरह से वो शासन व्यवस्था से आहत हो चुके थे। दिस हैपनिंग्स ऑफ द लाइफ सपोर्ट स्टॉप्ड फ्रॉम बिकमिंग ए लीडर। और यही सब कारण था कि उन्हें एक लीडर बनने से रोका उनका मन, और वो अब क्या माने?
अब उन्होंने निश्चय किया कि अब हम एक लीडर तो नहीं बनेंगे, लेकिन इन सारी शासन व्यवस्थाओं को, क्रूर शासन व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए एक आदर्श राजा यानी एक दार्शनिक राजा की स्थापना करेंगे दोस्तों। और यहीं से उनके मन में एक फिलोसोफर किंग को कैसे बनाया जाए, आखिर वो कैसे बेस्ट राजा हो जो सभी के भलाई के लिए हो, इसका निर्माण कैसे किया जाए, उस पर अपने उन्होंने विचार देना शुरू किया। तो इससे पहले समझने से पहले और समझ लेते हैं कि आखिर प्लेटो पर किन किन विचारों का, किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस था, आखिर उन पर किन किन का प्रभाव पड़ा दोस्तों। सबसे पहले इन्फ्लुएंसेस ऑफ हिज पॉलिटिकल फैमिली, चूंकि वो खुद, उनका बैकग्राउंड था वो राजनीतिक परिवार से था। इसके बाद वार ऑफ पेलोपोनेसिया, मतलब ये जो वार जो स्पार्टा एथेंस के बीच हुआ था, यहाँ पर पूरी तरह से डेमोक्रेसी को खत्म करके टायरेंट्स की व्यवस्था स्थापना की गई थी। यहाँ से ये प्लेटो को समझ में आया कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, और हमें डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं करना चाहिए। इसके बाद ही इन पर पाइथागोरस, हेराक्लिटस एवं सोक्रेट का तो असर है ही, प्रभाव है ही दोस्तों। लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ा वो किनका था दोस्तों? वो सुकरात का था। अब सुकरात का आखिर वो कौन कौन से विचार हैं जिस पर वो अत्यंत प्रभावित हुए? अब बात है कि सुकरात के कांटेक्ट में प्लेटो सबसे पहले 20 साल की उम्र में आए थे, 20 ईयर्स के एज में आए थे। अब वो अपने जीवन भर उनके डिसिपल, उनके शिष्य के तौर पे बने रहे। तो उनका जो महत्वपूर्ण विचार, सुकरात का महत्वपूर्ण विचार जो प्लेटो को प्रभावित किया वो था वर्च्यू इज नॉलेज। वर्च्यू इज नॉलेज का मतलब क्या है दोस्तों? गुण ही ज्ञान है, गुण ही ज्ञान है। नेक्स्ट वन था नेचर ऑफ वर्च्यू। नेचर ऑफ वर्च्यू मतलब लोगों के अंदर जो गुण होते होते हैं वो अच्छे गुण होते हैं। ह्यूमन वर्च्यू ऑफ गुडनेस, अच्छी व्यक्ति में जो है, अच्छी व्यक्ति में जो है वो विवेक, साहस, संयम और न्याय का विचार होता है, न्याय का चीज होता है, ऐसा सुकरात का माना जाता था। तो इन्हीं विचारों पर प्लेटो प्रभावित हुए। साथ ही में सुकरात का यह कहना था कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट। जिस तरह से एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति को बनाने में आर्ट का प्रयोग करता है, अपनी कला का प्रयोग करता है, उसी तरह से देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक कला की उपयोग किए जाए, यानी कि पॉलिटिक्स, राजनीति जो है वो एक कला है। साथ ही में सुकरात ने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का सिद्धांत। उसमें उन्होंने बताया कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक रिलेटिव थ्योरी और एक एब्सोल्यूट थ्योरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। रिलेटिव थ्योरी यानी सापेक्ष, और एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष। इसमें यह है, सुकरात क्या कहते थे, जो रिलेटिव नॉलेज है वो हमें ज्ञानेंद्रियां यानी हमें सेंस ऑर्गन के द्वारा प्राप्त होता है, जबकि एब्सोल्यूट नॉलेज जो है वो हमें प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो इस संसार में ऑलरेडी उत्पन्न ऑलरेडी है। मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो जब से धरती बना है तब से यहाँ पर है। तो इस प्रकार कह सकते हैं रिलेटिव थ्योरी जो नॉलेज है वो चेंज हो सकता है, वो परिस्थितिवश बदल सकता है, और वो व्यक्ति के मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट नॉलेज है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो पूरी तरह से साइंटिफिक है, और उसकी, और साथ ही साथ ये जो है पूरी तरह से रियल नॉलेज है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं, टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अब है थ्योरी ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ फिलोसोफर किंग, यानी कि अब इन सारी बातों से उन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो पहले से डेमोक्रेसी से मुंह मोड़ चुके थे, पहले से वो टायरेंट्स की स्थापना को देख चुके थे। तो प्लेटो ने क्या किया, थ्योरी ऑफ डिक्टेटरशिप, अब वो ये चाहे कि अब एक ऐसा आदर्श राजा बनाया जाए जिसमें सारी शक्ति तो सीमित हो, साथ ही में वो पूरी समाज को देखने के लिए, पूरे समाज को देखने के लिए सजग हो। साथ ही में एक चीज दिलचस्प है कि प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक रिपब्लिक लिखी उसमें वो पूरी तरह से डायलेक्टिकल मेथड यानी डायलॉग मेथड का उपयोग किया। अब हम लोग समझते हैं आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। आखिर प्लेटो का आइडियल स्टेट कैसा था दोस्तों? ये बड़ा दिलचस्प है कि प्लेटो का यह कहना था कि स्टेट जो है वो राज्य है, राज्य का निर्माण व्यक्ति के चरित्र से होता है, यानी व्यक्ति का चरित्र जैसा होगा वैसा ही चरित्र हमारे राज्य का भी होगा। यानी कि स्टेट इज इनलार्जमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्ति का विराट रूप ही राज्य है, ऐसा प्लेटो का कहना था दोस्तों। साथ ही में वो बोलते थे कि व्यक्ति के अंदर मोरालिटी यानी नैतिकता की भावना कूट कूट कर भरी जानी चाहिए, उनके अंदर अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की क्षमता कूट कूट कर भरी रहनी चाहिए दोस्तों। साथ ही में
उन्होंने यह कहा स्टेट वर्च्यू गुनाज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्च्यू ऑफ इंडिविजुअल। वही बात दोस्तों जो मैंने पहले बताई कि स्टेट का जो गुण है वो व्यक्ति के गुण पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। हिज वर्क रिपब्लिक इज फुल्ली डेडिकेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियल स्टेट बेस्ड ऑन जस्टिस। यानी कि जब हम लोग प्लेटो की आदर्श राज्य की न्याय के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बातें आएंगी। अब है कि आखिर प्लेटो का आदर्श राज्य क्या था दोस्तों, ये बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों प्लेटो ये कहते हैं कि हमारे जितने समाज हैं, समाज में मुख्यतः तीन तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तीन तरह के लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनमें मुख्यतः तीन तरह की भावनाएं, तीन तरह की वर्च्यूज, तीन तरह के गुण पाई जाती है। कौन कौन सी दोस्तों? उन्होंने सबसे पहला बताया कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एपेटाइट की गुण होती है, यानी कि अपनी धन संपदा अर्जन करने की होड़ उनमें हमेशा लगी रहती है, उन्हें धन से अपार प्रेम होता है। दूसरी उन्होंने गुण बताई कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर स्पिरिट, उत्साह, साहस होती है दोस्तों। और तीसरी जो बात बताई वो ये बताई कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसके अंदर रीजन यानी तर्क वितर्क, तर्क करने की क्षमता, यानी दूर भावना, दूरदृष्टि वाले लोग भी होते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि अगर यही एपेटाइट, स्पिरिट और रीजन को अगर हम तीन भागों में डिवाइड कर दें और यही तीनों को अपने अपनी ड्यूटी से हम रूबरू करवा दें तो हमारी समाज की जितनी सारी आवश्यकताएं हैं वो अवश्य रूप से पूरी तरह सबको मिलेगी और इससे एक आदर्श राज्य की व्यवस्था हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से वो कहते हैं जो एपेटाइट जिसके अंदर होगी वो देश में प्रोड्यूसर का काम करेंगे, वो यानी कि वो देश में उत्पादन की काम करेंगे, वो देश में जितनी ज़रूरतों के सामान है उसकी उत्पादन करेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा? समाज में जितने सारे लोगों को ज़रूरत है सामानों की वो सबको मिलेगा और जब सबको अपने अपने सामानों को सामान मिल जाएंगे तब वो कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे दोस्तों। जिनको जितनी ज़रूरत होगी वो आराम से खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब इसके बाद चूंकि जब लोगों को खरीद बिक्री करना होगा तो इससे आवश्यक क्या है कि लोगों को सुरक्षा भी देना होगा। तो सुरक्षा देने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? सुरक्षा देने के लिए हमें सोल्जर्स चाहिए, हमें सिपाही चाहिए, हमें सैनिक चाहिए। तो इस तरह से जिनके अंदर स्पिरिट होगा उन्हें हम सोल्जर बनाएंगे और वो क्या करेगी दोस्तों? वो हमारी सोसाइटी में डिफेंस क्लास की काम करेगी दोस्तों। एवं तीसरा जो बताया कि अब जब हमारे प्रोड्यूसर भी बन गए, अब जब हमारे सोल्जर भी बन गए, सैनिक भी बन गए, तो अब ये दोनों वर्ग को कंट्रोल कौन करेगा दोस्तों? ओवरऑल ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में एक आदर्श राजा, एक दार्शनिक राजा, एक फिलोसोफर किंग होगा। यानी कि एक दार्शनिक राजा की स्थापना की जाएगी जिसके अंदर में तर्क वितर्क करने, निर्णय लेने की एक उच्च दृष्टि होगी जो पूरी तरह से मोरालिटी पे बेस्ड होगी दोस्तों। किंतु दिलचस्प बात यह है कि प्लेटो की ये जो आदर्श राज्य के सिद्धांत है वो पूरी तरह से आदर्श ही प्रतीत होती है दोस्तों। प्लेटो ने खुद ही कहा था कि हमारा मुख्य उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है जो शायद बातों में, भाषाओं में, लैंग्वेज में पूरी तरह से आदर्श ही हो। यानी कि दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि प्लेटो के द्वारा बताए गए आदर्श राज्य का सिद्धांत वो वास्तविक तो प्रतीत नहीं होती है, किंतु अगर रियली में ऐसी स्थापना की जाए तो ये सही में पूरी तरह से जस्टिस पे आधारित एक आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य जरूर स्थापना होगी दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या था दोस्तों। मुख्यतः उन्होंने आदर्श राज्य में अपने तीन वर्गों को डिवाइड किया, प्रोड्यूसर, सोल्जर एंड किंग, और ये तीनों को अपने अपनी ड्यूटीज निभाने का काम दिया दोस्तों। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स यानी कि इनके क्रिटिक्स को देखेंगे तो बहुत सारे क्रिटिक्स हो जाएंगे दोस्तों। इन्होंने सारी पावर किंग पर आधारित कर दी है। दूसरी बात, इन्होंने मॉरलिटी को ज़्यादा ये दे दी है, तो मॉरलिटी को ज़्यादा वैल्यू दे दी है। अब हम लोग को पता है कि हमारे समाज में कितने अनेक तरह के लोग होते हैं, कई लोग तो हठी होते हैं तो मोरालिटी का कभी मान सम्मान करते ही नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि प्लेटो के द्वारा जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य के सिद्धांत दी गई वो पूरी तरह से आदर्श ही प्रतीत होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें प्लेटो के बारे में समझ में आई होगी। अगर सारी बातें समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें मदद मिल सके, आसान भाषा में समझ में आ सके
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।